हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फलनों के संयोजन के बारे में समझा था, जिसमें हमने उसकी परिभाषा और एक प्रमेय को भी समझा था। आज हम उसके आगे की प्रमेय को समझेंगे। प्रमेय क्रमांक 3 दिया हुआ है, किसी फलन का तत्समक फलन के साथ संयोजन एक फलन ही होता है। ठीक है, किसी फलन का तत्समक फलन के साथ संयोजन एक फलन होता है, या इसी को ही अगर आपको बदल कर दे इस प्रश्न को, तो माना f such that a dash to b एक फलन है, तब सिद्ध करना है कि f of ia is equal to ib of f is equal to f। क्लियर है? तो इस तरह से आपको प्रश्न को बदल कर भी दे सकता है। आइए इसकी उत्पत्ति को हम समझते हैं। f such that माना f such that a dash to b एक फलन है, ठीक है, तब ia such that a dash to a और ib such that b dash to b दो तत्समक फलन हमने दिया है। क्लियर? तत्समक फलन के बारे में बता दूं, तत्समक फलन वह फलन है जिसमें फलनों का प्रतिचित्रण होता है। ठीक है, जैसे कि ia such that a से a में निर्गमित हो रहा है ना, यानी समुच्चय a का प्रतिचित्रण समुच्चय a ही है। उसी प्रकार से ib such that b dash to b में निर्गमित हो रहा है, यानी समुच्चय b का प्रतिबिंब समुच्चय b में। क्लियर? ये दो तत्समक फलन हैं। सिद्ध करना है कि f of ia बराबर ib of f बराबर f। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझाते हैं। ठीक है, चूंकि ia such that a dash to a प्रथम तत्समक फलन को लेंगे और f such that a dash to b का संयोजन करने पर, यानी फलनों का संयोजन करने पर आपको प्राप्त होगा f of ia such that a dash to b। ठीक है, फलनों के संयोजन से। तो आइए इसे डायग्राम से समझते हैं कि कोई समुच्चय a है, ठीक है, जिसका अवयव x है और इसका प्रतिचित्रण a ही है। ठीक है, जिसका अवयव भी x है। इसलिए इस फलन के अनुसार ia के अंतर्गत a dash to a हमने लिया है, ia के अंतर्गत a dash to a भी निर्गमित है। क्लियर है? और दूसरा फलन f such that a dash to b है, इसलिए f के अंतर्गत a dash to b, यानी कि x का कोई प्रतिबिंब f of x है जो b में विद्यमान है, इसलिए f such that a dash to b। अब इन दोनों फलनों का संयोजन यानी कि f of ia such that a dash to b हमने दर्शाया है। तो इन दोनों फलनों को हम जब संयोजित करते हैं तो f of ia के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा f of ia such that a dash to b। क्लियर? तो इस तरह से हमको मालूम है कि x belongs to a, इसलिए f of ia ब्रैकेट में x लेकर चलेंगे। ठीक है, f को आप बाहर लेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ia of x, और ia of x इज इक्वल टू होता है x, चूंकि x बिलोंग्स टू कैपिटल A। क्लियर? तो इस तरह से आपको f of x वैल्यू प्राप्त होगा f of ia of x। ठीक है, अब x को हटाएंगे तो आपके पास वैल्यू होगा f of ia इज इक्वल टू f। इसको आप इक्वेशन 1 लिखें। क्लियर? इक्वेशन 1। उसी तरह से एक दूसरा डायग्राम हम लेते हैं। जिस प्रकार से ia such that a dash to a हमने लिया है प्रथम तत्समक फलन को, और f such that a dash to b लिया है, तो पुनः
अब हम f को पहले लेंगे f सच दैट a डैश टू b और b डैश टू, यानी कि ib सच दैट b डैश टू b दूसरे तत्समक फलन को लेंगे और इन दोनों फलनों का संयोजन से आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ib ऑफ f सच दैट a डैश टू b। क्लियर है? अब इसे भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि डायग्राम में माना कोई समुच्चय दिया है a, दूसरा समुच्चय b और एक तीसरा समुच्चय b। क्लियर? तो इस तरह से फलन a सच दैट a डैश टू b से f के अंतर्गत a का प्रतिचित्रण यानी कि a का कोई अवयव x है तो x का कोई प्रतिबिंब f ऑफ x जो b में विद्यमान है और f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है। क्लियर है? और दूसरा फलन ib सच दैट b डैश टू b, इसलिए ib के अंतर्गत है ना b डैश टू b, समुच्चय b का प्रतिचित्रण b ही है यानी b से b में निर्गमित हो रहा है, इसलिए y का कोई y का अवयव है ना, प्रतिबिंब y ही होगा b का अवयव। क्लियर है? आगे देखेंगे। अब हम जिस प्रकार से हमने f ऑफ ia ऑफ x लेकर चला था उसी प्रकार से हम ib ऑफ f ऑफ x लेकर चलेंगे, तो आपका वैल्यू ib ऑफ ब्रैकेट में x बराबर मिलेगा ib को बाहर करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगा f ऑफ x। ठीक है? f ऑफ x। आगे देखेंगे f ऑफ x का वैल्यू आपके पास है जिसमें ib ऑफ f x इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह में आप y रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा ib ऑफ y, और चूंकि ib ऑफ y इज इक्वल टू होता है y है ना, इसलिए आपके पास वैल्यू होगा ib ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू y है ना। अब हमको पता है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसलिए पुनः हम ib ऑफ f ऑफ x की जगह में f ऑफ x लिख सकते हैं। तो इस तरह से x हटने से आपके पास ib ऑफ f बराबर f प्राप्त होगा। इसको हम इक्वेशन 2 दे सकते हैं। क्लियर? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का RHS बराबर है ना, f ही है। इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपका दोनों समीकरण समान हो जाएगा है ना। समीकरण 1 व 2 से ib ऑफ f इज इक्वल टू, या पहले समीकरण को आप पहले लेंगे तो f ऑफ ia बराबर ib ऑफ f बराबर f। ठीक है? यही आपको सिद्ध करना था और यह प्रूफ हो। इस तरह से इस प्रमेय को आप सिद्ध कर सकते हो। 3-4 बार इसको प्रयास करना आवश्यक है, जिससे आपको ये अच्छी से समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न में हम समझते हैं अगले प्रश्न को। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1,
माना f सच दैट 2 3 4 5, ठीक है। माना f सच दैट ब्रैकेट में दिया है 2, 3, 4, 5 डैश टू ब्रैकेट के अंदर 3, 4, 5, 9 और क्या दिया है g सच दैट ब्रैकेट में 3, 4, 5, 9 डैश टू ब्रैकेट में 7, 11, 15। दो फलन इस प्रकार हैं, दो फलन इस प्रकार हैं, ठीक है, कि वैल्यू दिया है f(2) = 3। उसी प्रकार से f(3) = 4 और f(4) का वैल्यू दिया है f(4) = f(5) = 5। क्लियर है। उसी प्रकार से g का वैल्यू दिया है, यानी कि g(3) = g(4) का वैल्यू भी दिया है =7 और g(5) बराबर g(9) बराबर दिया है 11। क्लियर। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको हल करने के लिए एक डायग्राम से समझना होगा, है ना। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना है हमको g(f), है ना। तब g(f) ज्ञात करें। ठीक। तो इस प्रश्न में हमको सबसे पहले देखना है, एक डायग्राम से हमको इसको समझना होगा, ठीक है, जिसमें यदि एक समुच्चय हम ले A, ठीक है, दूसरा समुच्चय B, तीसरा समुच्चय C और चौथा समुच्चय D लेते हैं। क्लियर। तो इस तरह से A का अवयव दिया है 2, 3, 4, 5। क्लियर। और B का अवयव, है ना, ये F के अंतर्गत 3, 4, 5 और 9। क्लियर। उसी प्रकार से G के अंतर्गत C का कोई अवयव है, C 3, 4, 5 और 9, और D का कोई अवयव है 7, 11, 15, 7, 11 और 15। क्लियर। ये F के अंतर्गत और ये G के अंतर्गत है। इस तरह से आपके पास जो वैल्यू दिए हैं f(2) = 3, ठीक है, तो 2 किससे संबंधित है, 3 से संबंधित है, बराबर क्या हो जाएगा इसका प्रतिबिंब f(2). उसी प्रकार f(3) 4 से संबंधित है, तो 3 को 4 से मिला दीजिए, बराबर f(3), ठीक। और 4 जो है 5 से, और 5 भी 5 से ही संबंधित है ना, क्योंकि f(4) = f(5) = 5, इसलिए 4 को भी 5 से मिलाएंगे और 5 को भी 5 से मिला देंगे। तो इस तरह से f(4) = f(5) = 5 है ना। यानी f(4) और f(5) दोनों का प्रतिबिंब क्या है, 5 भी है। क्लियर है। इस तरह से G में हम देखते हैं, G में g(3) = g(4) = 7 है, तो इसलिए हम 3 को 7 से मिलाएंगे और 4 को भी 7 से मिलाएंगे, आपको
प्रतिबिंब जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 का 7 प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जी ऑफ 3 बराबर जी ऑफ 4 बराबर 7। उसी प्रकार से अगला वैल्यू दिया है जी ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ 9 इज इक्वल टू 11 होना चाहिए, इसलिए 5 को भी 11 से और 9 को भी 11 से मिला देते हैं। इस तरह से आपको जी ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ 9 वैल्यू प्राप्त होगा। क्लियर? इस तरह से डायग्राम से हम पहले इसे समझ लेंगे, उसके पश्चात इसको हल करेंगे हम। दिया हुआ है ना। अब इसमें प्रांत दिया है, प्रांत F आपको निकालना होगा, प्रांत F। ठीक, चूंकि हम जो समुच्चय A है वो प्रांत है, इसलिए प्रांत F का वैल्यू हो जाएगा 2 3 4 5। क्लियर? और परास जो होता है, परास B का वैल्यू यानी B का अवयव होगा परास, तो परास F इज इक्वल टू होगा 3 4 5। ठीक है, 3 4 5। क्यों 3 4 5 होगा? क्योंकि 2 का प्रतिबिंब 3 में और 3 का प्रतिबिंब 4, उसी प्रकार से 4 और 5 का प्रतिबिंब 5 है, और 9 का ऐसा कोई 9 किस x के यानी a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए 9 को हमने नहीं लिया है। F का परास हो जाएगा 3 4 5। क्लियर? उसी प्रकार से प्रांत G में हम देखते हैं, प्रांत G इज इक्वल टू आपको दिया है 3 4 5 9 और परास बराबर हो जाएगा, परास G इज इक्वल टू 7 और 11। क्या होगा? 7 और 11, क्योंकि 15 समुच्चय C के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हमने 7 11 को लिया है। आगे स्पष्टतः आपको पता है कि F का परास सबसेट ऑफ F प्रांत। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न को देखना होगा, इसमें आपको फलनों का संयोजन करना होगा, है ना। जैसे कि फलन f सच दैट 2 3 4 5 दिया है ना, और यहाँ पर फलन g 2 3 4 5 9 डैश टू 7 11 15 दिया है। इस तरह से आप फलनों का संयोजन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा g ऑफ f। g ऑफ f इज इक्वल टू आपका मान आएगा सच दैट 2 3 4 5 2 3 4 5 डैश टू 7 11 15 7 11 15। क्लियर? इस तरह से अब हम g ऑफ f का मान निकालते जाएंगे अलग अलग वैल्यू में। क्लियर? g ऑफ f ऑफ 2 का मान निकालते हैं। ठीक है, g ऑफ f ऑफ 2 के लिए g को बाहर निकालेंगे आपको वैल्यू मिलेगा f ऑफ 2, और चूंकि f ऑफ 2 इज इक्वल टू होता है 3, ठीक है, तो इसलिए आपका वैल्यू है g ऑफ 3, और g ऑफ 3 का वैल्यू आपके पास है 7, तो हमको वैल्यू मिलेगा g ऑफ f ऑफ 2 का 7। अगला वैल्यू हम g ऑफ f ऑफ 3 के लिए निकालेंगे, तो g ऑफ f ऑफ 3 इस प्रकार से लिखेंगे हम, है ना। g को बाहर निकाल के f ऑफ 3 अंदर ब्रैकेट 1 बराबर करके f ऑफ 3 का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जिस प्रकार से f ऑफ 2 का वैल्यू हमने रखा था, तो f ऑफ 3 का वैल्यू है 4, और g ऑफ 4 का वैल्यू आप रखेंगे,
g ऑफ 4 बराबर क्या है 7। उसी प्रकार से g ऑफ 4 का वैल्यू आप निकालेंगे, g ऑफ f ऑफ 4, तो g बाहर निकल के f ऑफ 4 ब्रैकेट में, और f ऑफ 4 का वैल्यू आपको पता है 5 होता है, तो आपको प्राप्त होगा g ऑफ 5, और g ऑफ 5 का वैल्यू भी आपको मालूम है 11। क्लियर? तो g ऑफ f ऑफ 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। उसी तरह g ऑफ f ऑफ 5 को रखने पर g बाहर और f ऑफ 5 एक साथ, तो f ऑफ 5 का वैल्यू भी 11 ही है ना। f ऑफ 5 का वैल्यू 5, तो इसलिए g ऑफ 5 और g ऑफ 5 का वैल्यू क्या है 11 ही है। क्लियर? तो इस तरह से आपको वैल्यू प्राप्त हो गया। अब इसे इस प्रकार से आपको, चूंकि g ऑफ f such that 2 3 4 5 dash to 7 11 15 इस प्रकार है कि आपको g ऑफ f का वैल्यू प्राप्त होगा इस प्रकार से कि g ऑफ f इज इक्वल टू ब्रैकेट में, है ना, एक और आप प्रांत को लेते जाएंगे 2 3 4, है ना, जैसे ब्रैकेट में 2, और दूसरी ओर आप जो परास के वैल्यू हैं उनको लेंगे, तो 2 के साथ कॉमा 7, फिर ब्रैकेट क्लोज, पुनः 3 के साथ, है ना, प्रांत 3 के साथ, प्रांत परास जो है 7 है, फिर ब्रैकेट प्रांत 4 के साथ परास 11, तो 4 कॉमा 11, और इसी प्रकार से प्रांत 5 के साथ परास 11 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा g ऑफ f। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है, समझ के हल करना होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी प्रश्नों को समझेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।